नमस्कार दोस्तों, मैं उमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ निशान। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और आज के नए मुद्दों पर बात करेंगे। अजीत पवार का 10% मुस्लिम आरक्षण वाला बयान हो या फिर सावरकर पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव की टिप्पणी, हर मुद्दे पर राजनीति चलती हुई है। वहीं अजीत पवार का कहना है कि अपने कोटे से 10% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। क्या ये महायुति के भीतर चुनावी समीकरणों को बदल देगा? दूसरी तरफ वीर सावरकर पर बयानबाजी के ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर पर आरोप लगाया है कि वो गोमांस भी खाते हैं। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सावरकर के परिवार ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ ही राज्य सरकार ने शिवनेरी बसों में शिव सुंदरी योजना का ऐलान कर दिया है, जो एक नई पहल है। और अमरावती के विधायक देवेंद्र भुयार के किसान बेटों से जुड़ा बयान भी चर्चा में है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट मृगांक जी, जो हमें महाराष्ट्र के नमस्कार मुद्दों उमा के जी। बारे में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, अजीत पवार का मुस्लिम उम्मीदवारों को 10% सीटें देने का फैसला महायुति के चुनावी समीकरण पर क्या प्रभाव डालेगा? अरे वो एक कहावत है बहुत पुरानी, इब्तिदाए जार जार रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आपको नए नए जो है शिगुफे, नए नए जुमले और नई नई चीजें जो है दिखाई देंगी। अभी तो जो है जो राजनीतिक जो पार्टियां आएंगी ना, उनका फ्रीबीज का एक वो जो है पिटारा भी, पेंडोरा बॉक्स जिसे बोलते हैं ना, वो भी धीरे धीरे खुलेगा। क्या महाराष्ट्र में जो है लाइट फ्री कर देंगे, हम महिलाओं को इतनी यात्रा बस में यात्रा करने के लिए फ्री कर देंगे। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, वो कहते हैं ना सीमा पर तनाव है, सीमा पर तनाव है, शायद देश में चुनाव है। तो वो देश में चुनाव है तो अभी तो क्या तनाव धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बीजेपी की तो हालत या ये कह सकते हैं, महायुति की हालत तो ये है कि वो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के इस वक्त वो पिएगा। उनका ये स्थिति है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव के बाद, तो बीजेपी 23 सीटों से घट के एकदम 9 सीटों पे आ गई। और केवल जो है एनसीपी को तो सिर्फ, जो शरद पवार गुट है उसको तो, जो अजीत पवार गुट है उसको तो सिर्फ एक सीट मिला। तो अब इनके पास, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तो देखिए बहुत सारी चीजें इस चुनाव के अंदर आने वाली हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा कॉल्ड्रोन है, मैं से कहते हैं ना, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि कॉल्ड्रोन बबल बबल, तो वो कॉल्ड्रोन अभी बबल करेगा धीरे धीरे। और उसमें तमाम जो है चीजें उबल कर आएंगी और तमाम उसमें से विचित्र प्रकट होंगी। तो साफ तौर पर मुझे ये दिखाई देता है कि अभी तो शुरुआत भर है। उन्होंने कहा कि 10% जो है कोटा देंगे अपनी सीटों में। तो सवाल यह है कि अजीत पवार को सीट मिल कितनी रही है, जो महायुति का गठबंधन होने वाला है उसमें से सीट मिल कितनी रही है। अगर 40 सीटें, जो मेरा अपना आकलन है, अगर उनको 40 सीटें मिलती हैं तो वो 4 सीटें दे देंगे। अब वो 4 सीटें भी कौन सी है, तो ऑलरेडी तो 2 तो उनके पास है ही सीटें। उसमें से अरुणनगरी की सीट वो नवाब मलिक को दे सकते हैं, और दूसरे नवाब मलिक को, और एक हनीफ मुशर्रफ को दे सकते हैं सीट। 2 ये दे सकते हैं तो 2 और दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसमें कोई ज्यादा, मुझे लगता है कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि ये बयान जो आया है अजीत पवार का, जो राजनीति मुझे दिखाई दे रही है, वो बयान अजीत पवार से जान के दिलवाया गया है। क्योंकि महायुति में अगर आप देखें, बात ध्यान से समझें, तो हुआ ये कि बीजेपी का अपना मानना है कि महाराष्ट्र के अंदर जिसे कहते हैं वोट जिहाद, वोट जिहाद के नाम पर 14 लोकसभा सीटें ऐसी थी जो वोट जिहाद के नाम पर चढ़ गई, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन वोट बहुत ज्यादा था। उन्हें लगता है ये वोट जिहाद हुआ बीजेपी के अगेंस्ट। तो अब बीजेपी डायरेक्ट तो कह नहीं सकती, क्योंकि अगर बीजेपी कहेगी तो जो हिंदुत्व वाली जो छवि है उनकी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती है। एकनाथ शिंदे भी उसी कश्ती के अंदर सवार है। वो शिवसेना का वो चेहरा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, कि हिंदूवादी चेहरा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो ये कहेंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे नहीं कि आपको जो है हम टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेलिब्रेट प्रयास किया गया, एक ये शुरुआत की, एक शिगुफा छोड़ा गया। और शिगुफा किससे कहलवाया गया? अजीत पवार से कहलवाया गया, क्योंकि वो राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी नेशनल एनसीपी है, उससे कहीं ना कहीं ये वो एक सेकुलर अपनी उसकी एक विचारधारा है, एक सेकुलर स्टैंड है उससे। तो उसके मद्देनजर उन्हें लगा कि यही मुफीद है, इन्हीं के मुंह से ये बात कहलवाई जाए। तो मुझे लगता है ये महायुति में ये बात तय हुई है कि 10% जो है सीट कोटे में से दी जाएगी, और उसके लिए अजीत पवार सबसे मुफीद आदमी है।
लेकिन इसका कितना लाभ होगा ये तो चुनाव में मालूम पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जो है मुसलमान जो महाराष्ट्र का है वो किसी भी इस तरह के झांसे में आने वाला है। उसका एक मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत मोटा बताता हूँ, लोकसभा चुनावों में जो उत्तर प्रदेश में मुझे देखने को मिला, जो जी, पार्टियां सिर्फ केवल मुसलमानों की राजनीति करती हैं, जैसे उनके ऊपर आरोप लगता है, जिनके ऊपर जैसे उनके जी, ऊपर आरोप लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए राजनीति करती है, कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण फैला रही है, कांग्रेस जो है मुसलमानों की राजनीति करती है, वो और किसी के ऊपर कुछ क्यों नहीं कहती है, वीर सावर के ऊपर ही कुछ क्यों कहती हैं। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग एक तैयार किया, फॉर्मूला तैयार किया गया कि कम से कम मुसलमानों को टिकट दी जाए, क्योंकि वो समझ गए कि बिना हिंदू वोट लिए आप चुनाव में नहीं जीत सकते। तो कम से कम टिकटें चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, ना के बराबर टिकटें जो है मुसलमानों को दी गई। मुझे याद है रामपुर का एक सीट दिया गया, उसमें मवीउल्लाह नदवी को दिया गया, वहीं दानिश अली को जो अमरोहा से टिकट दिया गया, और जो इमरान हुसैन उनको वहां से सहारनपुर से टिकट दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पार्टियों ने अपने आप को इससे दूर रखा, लेकिन अब बीजेपी दूसरे प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि एक 10% कोटे को, एक 10% सीट्स जो है वो भी जो सेकुलर पार्टी उसके कोटे से दिलवाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा फर्क उसमें आने वाला है। एक और बात मुझे याद आती है, शायद आप भी कुछ चीज चूक गई होंगी। कुछ दिन पहले किरण रिजिजू जो है महाराष्ट्र आए हैं, और महाराष्ट्र में वो मिलके आए हैं, बौद्ध जो समाज है उससे मिले हैं। 48 आउटफिट्स हैं, 48 आउटफिट्स हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर बौद्ध की। और आपको शायद जान के यकीन ना होगा, ये जनरल नॉलेज का सवाल भी अगर कोई मेरे से पूछे, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बुद्ध आपसे कहां पाए जाएंगे, तो आप छूट के बोलेंगे लद्दाख में पाए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बौद्ध अगर पाए जाते हैं तो वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द महाराष्ट्र, 6% से ज्यादा है। और जो जो मोदी कैबिनेट है उसमें किरण रिजिजू वो फेस है जो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको विशेष रूप से वहां भेजा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों की जो फाइंडिंग आई उसमें यह देखने को मिला कि ज्यादातर आउटफिट्स ने जो सेकुलर पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो महाविकास अघाड़ी का जो है साथ दिया। वो वोट को लाने में अगर किरण रिजिजू सफल होते हैं, क्योंकि लगातार कैंपेन कर रहे हैं वो इस क्षेत्र के अंदर, और इस वोट को इधर लाने में सफल होते हैं, तो एक जो जो परिदृश्य है वो थोड़ा सा हमें अलग दिखाई देगा। लेकिन स्थिति जो है, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह की बातें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनकी घबराहट मुझे लगता है दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पार्टी अभी तक इस तरह की बात नहीं करती है वो इस तरह की बात करने लगी है। उन्हें लगता है कि 14 लोकसभा सीट, मतलब उसे आप अगर 4 या 5 से भी गुणा करें, लगभग 70 सीटों पे या 80 सीटों पे डायरेक्ट मुसलमानों का इम्पैक्ट है। तो उन्हें लगता है कि उसमें से हम 2-4 भी अगर ले लें या 10-12 भी हम ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी। शायद इसी नजरिए से दिया गया, और मुझे लगता है ये जान के दिलवाया गया है। जी। सर एक और सवाल है मेरा, जिसमें शिवनेरी बसों को लेकर योजनाएं लाई गई हैं। शिवनेरी बसों में शिव सुंदरी योजना से यात्रियों को कितनी राहत मिलेगी, और क्या ये भी चुनावी स्टंट है, जैसे अभी आपने अपने मेरे पहले सवाल में बताया, तो ये भी चुनावी स्टंट होगा क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि केजरीवाल ने इस देश में एक चुनाव में एक नई परिभाषा गढ़ दी है। वो परिभाषा गढ़ दी, फ्रीबीज की परिभाषा गढ़ दी। और केजरीवाल ने उसे बाकायदा बोला ये फ्रीबीज है, और कोर्ट ने भी माना ये फ्रीबीज दी जा रही है चुनाव से पहले। और अ, इस चीज से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अछूती नहीं है। कोई कहता है कि मोदी की गारंटी, कोई कहता है कांग्रेस की गारंटी, लेकिन अल्टीमेटली आप दे क्या रहे हैं? दे तो फ्रीबीज ही रहे हैं ना आप। जैसे जैसे चुनाव के अंदर, हरियाणा के चुनाव के अंदर, कि 100 गज का मकान हम आपको दे देंगे, ये जनता का पैसा है और उसके टैक्स से कमाया हुआ पैसा है, वो अब जो है फ्री में बांटा जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी एक चुनावी एक माहौल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए सारी चीजें हो गई हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो महिला वर्ग है वो इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस होता है इन वोट से। इसलिए आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जो है लाडली बहना योजना लाई गई। उसके बाद अब जो है एक योजना पंजाब में भी केजरीवाल लेकर आएंगे, 3,000 रुपए महीना देंगे, महिलाओं को देंगे। और अब ये योजना जो आपने देख रहे हो, जो लगातार बाकायदा मीडिया में सर्किल कर रही है, कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहनों को जो है बसों में यात्रा के लिए दिया जाएगा, या उनके लिए कोई एक पेंशन या कोई उनके लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि उनको घर बैठ के दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे 1-2% वोट तो स्विंग किया जा सकता है। रुमा जी, आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में आपसे मैं पूछूं आपको किसको वोट डालना है, मैं आपके सामने कितनी भी तर्क और कुतर्क कर लूं,
आपका तय है, ऑलरेडी तय है आपको वोट कहाँ डालना है। आदमी आदमी पहले से तय करके बैठता है, उसे वोट कहाँ डालना पड़ता है। बहुत कम परसेंटेज मैंने चुनाव में देखा, बहुत कम परसेंटेज स्विंग वोट होता है कि नहीं साहब ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ हो जाए इस देश की राजनीति में। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको एक बहुत बड़ा वो बताता हूँ। क्या हुआ कि शायद 2004 में अटल जी का सरकार था या उससे पहले सरकार था, या शायद कांग्रेस का सरकार था, नहीं कांग्रेस का सरकार था। अटल जी की सरकार के बाद देश में आई थी और उसके बाद मुंबई में अटैक हुआ था। और आप खुदा ना खास्ता उसके बाद ही शायद उससे 2 दिन पहले चुनाव था या उसके 1 दिन बाद चुनाव था। बीजेपी की तरफ से आप विश्वास करिएगा एक एड पूरे देश के उसमें निकाला गया, मेन मीडिया में निकाला गया और उसमें आतंकवाद को जो है मुद्दा बनाया गया। वो एड मुझे लगता है बिल्कुल मुफीद था, लेकिन वो टाइमिंग गलत हो गया। वो टाइमिंग गलत ऐसे हो गया कि वो घटना के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले निकाला जाता तो समझ में आती बात कि साहब ये टेररिज्म पे इनकी पॉलिसी ये है। लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ वो लगता है कि वो मैसेज जो बिल्कुल सही था, वो मैसेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया और उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो तब पहली बार जो है लालकृष्ण आडवाणी का बयान आया था कि इस देश में कहीं लगता है कि मुझे जो जो बैलेट बॉक्सेस हैं या आपके जो बैलेट मशीन्स हैं, इनकी कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही है। हमने इतना मेहनत किया था, संघर्ष किया, सब कुछ सही समय पे टाइमिंग किया, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया उसका। तो हर चीज का एक टाइमिंग होता है, हर चीज का एक समय होता है और नेता या पॉलिटिकल पार्टी वो हिट है जो सही समय पे सही टाइमिंग पे स्ट्राइक कर दे, छक्का मार दे। तो वो इंतजार करिए, अभी तो देखिए महाराष्ट्र का चुनाव शुरू होने वाला है, कितने छक्के पड़ेंगे कितने चौके पड़ेंगे आपको देखने को मिलेंगे अभी। जी सर, जैसा आपने बताया कि हर मतदाता का अपना माइंडसेट होता है, उसने किसको वोट देना है। लेकिन मैं थोड़ा-सा सवाल मेरा हटके है, हरियाणा को लेकर है। हरियाणा की खबरें तो आपको लगातार मिल रही होंगी। आज और कल में बीजेपी वहाँ पे क्या हुकुम के जो फतेह अपना रही है, मोटरसाइकिल, एलसीडी, स्कूटी ये सब दे रही है। क्या इन चीज़ों से माइंड डाइवर्ट नहीं होता लोगों का? रोमा, मैंने मैंने आपको बताया ना कि 1-2% वोट स्विंग होता है, मैं मानता हूं आपकी बात, निश्चित रूप से होता है, ठीक है ना। हुँ। और जो लाभार्थी होते हैं वो 1-2% वोट स्विंग करते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी बात सुनिए, जिन लोगों ने माइंड ऑलरेडी अपना बना रखा है ना, वो आप एक तो पहले बात समझिए, हरियाणा काफी रिच बेल्ट है, हरियाणा पंजाब काफी रिच बेल्ट है। वहां पे स्कूटी देने से, अगर किसी को आप थार दे देंगे तो समझ में आता कि थार मिल गई तो भाई पूरे घर के 100 वोट 150 वोट पड़ जाएंगे। अब स्कूटी में कोई ले जाएगा तो वो 1-2 वोट 4 वोट फर्क पड़ जाएगा। हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हरियाणा बहुत में, चीज़ें दी जा रही हैं जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती। बहुत चीज़ें दी जा रही हैं जो मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं मना नहीं कर रहा। बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि 1-2% उसमें स्विंग में अंतर आता है, लेकिन हरियाणा में ये मुद्दा नहीं है। आप स्कूटी देके तात्कालिक वोट तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो वोट कंसोलिडेटेड नहीं है। कंसोलिडेटेड वोट के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे हरियाणा के अंदर, विशेषकर दक्षिण हरियाणा के अंदर, कि जो जो आपकी अग्निवीर योजना लेकर आए थे, वो अग्निवीर योजना नीचे तक परकोलेट हुई और वो उसमें कहा कि यार जो 20-22 साल का नौकरी मिल रहा था, वो नौकरी केवल 4 साढ़े 4 साल का हो गया। तो बीजेपी को ये बात समझ में आई तो उन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां एक योजना चलाई कि बिना पैसे दिए आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी कुछ 4 महीने के अंदर मैंने देखा कि कई लोगों को वहां नौकरियां मिली हैं। ये वाकई में कंसोलिडेट करने वाली वोट थी। तो आप मेरे से आप एकदम कहें कि अगर बीजेपी ये योजना नहीं लाती, आप विश्वास मानिए कि हरियाणा में मुझे ऐसा दिखाई देता कि प्रचंड आंधी चल रही है, वो एकदम उड़ जाती। लेकिन बीजेपी ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसे पकड़ने की कोशिश की है और आज जवान गांव में कह रहे हैं कि हमें नौकरी मिल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश में, वो रोजगार का मुद्दा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव का मुद्दा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, रोजगार हर किसी को चाहिए, घर घर में रोजगार चाहिए। वही स्थिति हरियाणा में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वो वाकई में एन मासिस्ट को कवर कर पाई योजना? क्या वाकई में हर किसी को मिल पाए? जो अछूते रह गए होंगे वो ये समझ लीजिए कि असंतुष्ट होंगे और निश्चित रूप से अगेंस्ट। तो वो असंतुष्ट वर्ग जो मुझे दिखाई देता है हरियाणा में, वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन चुनावों में काफी एज मिलती हुई नजर आ रही है मुझे, और अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस में मोमेंटम भी है। लोकसभा चुनाव के बाद जो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया है, वो उत्साह नीचे दिखाई दे रहा है। तो अशोक तंवर भी चले आए, वीरेंद्र सहवाग को कहा गया था कि वीरेंद्र सहवाग ने कांग्रेस ज्वाइन की, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अनिरुद्ध चौधरी चूंकि बीसीसीआई से रिलेटेड है और वो भी बीसीसीआई से रिलेटेड, तो उनके प्रचार में गए थे, वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो स्थिति दिखाई दे रही है हरियाणा में, वो 1-2% स्विंग हो सकता है उसके अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है। अब आप 40 और 30 के रेशियो में 32 हो जाओगे, एक आध सीट ज्यादा ले लोगे, लेकिन वो 8% का गैप आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। 8% के लिए तो बहुत बड़ा स्विंग चाहिए।
वो स्विंग तो केवल जो है, जो मैंने देखा है इस देश में, 2014 में देखा था कि एकदम स्विंग किया, मोदी जी आए राष्ट्रीय पटल के ऊपर, पूरी निस्ताबूद कर दिया हर चीजों को, फिर 2019 में जो आए और उसके बाद वो कर दिया। तो वो स्विंग, ऐसा स्विंग नहीं दिखाई दे रहा कि 1-2% फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क मुझे लगता है पड़ेगा नहीं। चलिए सर, हम जी। वापसी महाराष्ट्र की तरफ आते हैं, हरियाणा की ओर हमने रुख कर लिया था। फिलहाल आज हमने काफ़ी मुद्दों पर बातचीत की और चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले बहुत योजनाएँ आएँगी, बहुत मुद्दे आएँगे, उस पर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया रोमा, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।